बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बैंक रिकंसिलेशन के बारे में बता रहे हैं। बैंक रिकंसिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इसका सवाल एग्जाम में भी आता है और जब आप जॉब करते हैं तो उसमें भी आपको बैंक रिकंसिलेशन करना पड़ती है। चाहे आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, जब भी आपको बैंक रिकंसिलेशन करना पड़ती है। आज जो हम आपको बताएंगे, दो तरीके से बताएंगे। एक तो एजुकेशनली, जैसे कि आपके पेपर में सवाल आता है उस तरह से किस तरह से हम बैंक रिकंसिलेशन बना सकते हैं। और नंबर टू, हम कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहां बैंक रिकंसिलेशन हम किस तरह से बना सकते हैं। इसमें मैंने एग्जाम्पल 1, फिर एग्जाम्पल 2 भी रखा हुआ है और एग्जाम्पल 3 भी रखा हुआ है। यानी ये 3 प्रॉब्लम है, ये छोटी छोटी सी है ताकि आज आपको बात समझ में आ जाए। कल फिर मैं आपको बड़ी एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम छोटा क्वेश्चंस हल करें, ताकि जब हमें छोटा क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएगा तो फिर हम बड़े क्वेश्चन भी समझ सकेंगे। तो लिहाजा अब सबसे पहले बैंक रिकंसिलेशन में बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या चीजें होती है। वो हल तो कर लेता है लेकिन उसके दिमाग में एक चीज रह जाती है कि ये कहां से आता हुआ, क्या है, क्या चक्कर है, क्या नहीं है। तो इसके लिए मैंने आज एक तरीकेकार इस्तेमाल किया है और 1-2-3 दिन में क्लास लूंगा इसकी अभी। तो इसमें मजीद आपको कोशिश करूंगा। अगर जो स्टूडेंट ये समझ गया तो मुझे उम्मीद है वो अपना ACCA या ACCA का या CA का या CPA का या BCom का या MBA का या MCom का वो ये सवाल हल कर लेगा। सबसे पहले जेब में बात याद रखिएगा, ये कैश बुक है और इसी कैश बुक का सवाल बैंक रिकंसिलेशन के पहले बैंक रिकंसिलेशन में पहले ही क्वेश्चन इसी तरह से होता है, कैश बुक दी गई होती है। लेकिन हमें वो मजबूरन करनी पड़ती है। अगर हमें कैश बुक लिखना ही नहीं आएगी तो हम बैंक रिकंसिलेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारी कैश बुक है। अब देखिए, ये एक रिसिप्ट साइड है, इसी से ताल्लुक बनेगा बैंक रिकंसिलेशन का, इसी से ताल्लुक बनेगा। लेकिन एक बात आपको समझ में आए पहले फिर। अब ये रिसिप्ट साइड है और ये अब ये हमारा ट्रांसैक्शन है। भाई ये हुआ है, ये पैसा आया और ये पैसा गया है और ये चेक्स नंबर है, ये चेक्स नंबर है, ये हमारे पास ये तमाम चेक्स नंबर है। तो सपोज हमारे पास 11019 हमारे पास कैपिटल जो है, कैपिटल हमारे पास 80,000 रुपए है सपोज। अच्छा, मैं ये सिंगल कॉलम कैश बुक पे काम कर रहा हूं, यानी हम सिर्फ इसमें बैंक पे ही काम ले रहे हैं। तो अब 2 तारीख है, 2 तारीख में आपकी ये सेल हुई है, ये चेक नंबर है। आपने जो 2 तारीख लिखी 2109 और आपने लिखा सेल, ये सेल लिखा और सेल के साथ चेक नंबर लिख दिया आपने 4848501। ये इसका देखिए चेक नंबर, यानी कि आपने सेल करी लेकिन आपको चेक रिसीव हुआ। उस चेक, उसका चेक नंबर ये था और उसका अमाउंट जो है वो ये 6,000, ये 6,000 आपने यहां लिख दिया। ये हमारा पैसा आ गया। फिर उसके बाद हम जो है दूसरा 3 तारीख है, 3 तारीख को हमने जो है यहां लिखा और ये हमारे पास ये, और ये हमारे पास सेल है, सेल। और इसका जो है चेक नंबर है जनाब 9564 ये रहा इसका, ये चेक नंबर ये रहा। इसका अमाउंट ये है, इसका अमाउंट ये रहा, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमारे पास 4 तारीख को है, 4 तारीख को आपने यहाँ लिखा और फिर उसके बाद जो है सेल लिखी आपने, सेल लिखी और इसका चेक नंबर है 4 तारीख को इसका चेक नंबर है 32564 और अमाउंट है, ये अमाउंट है इसका 852 फिर उसके बाद आपके पास जो है ये 5 तारीख को और 6 तारीख को जो है आपके पास फिर पैसा आया है और इसमें सेल, इसका चेक नंबर ये है, आपने यहाँ लिखा सेल, सेल। और 6 तारीख को इसका चेक नंबर है 9696521 जो कि ये लिखा हुआ है और इसका अमाउंट है ये आपने यहाँ तो यहाँ लिख दें, ये लिख दिया। फिर उसके बाद आपका सेल आपने यहाँ लिखी और 7 तारीख की ये जो सेल है, ये सेल है, इसका चेक नंबर ये है 74,120 ये लिखा। इसका अमाउंट है ये
आपने यहाँ पे इसका अमाउंट लिखा, ये अमाउंट लिख दिया आपने। अब ये देखें, एक बात आपके जहन में रहनी चाहिए, जो हमें चेक रिसीव होंगे उनकी सीरियल नंबर नहीं होगी। देखिए ये सब सीरियल नंबर अलग अलग है, ये खास पहचान रखिएगा। ये सीरियल नंबर जो है हमारे, ये हमने रिसीव किए चेक, ये हमारे पास रिसीव है, और ये चेक रिसीव करने के बाद हम जाके बैंक में जमा करवा देंगे कि फिर हमारे अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे। फिर हम महीने के आखिर में चेक करेंगे या एक हफ्ते के बाद चेक करेंगे या मालूमात करेंगे कि हमारे अकाउंट में पैसे आए या नहीं आए। तो सबसे पहले चीज बैंक रिकंसिलेशन करते वक्त आपके जहन में आना चाहिए, रिसिप्ट साइड के जो चेक हैं वो चेक नंबर मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि कोई कराची से चेक आया होगा, कोई पेशावर से चेक आया होगा, या कराची में कोई नेशनल बैंक का चेक होगा, कोई हबीब बैंक का चेक होगा, अलग अलग चेक होते हैं सब। अब उसके बाद हम पेमेंट साइड लेते हैं। पेमेंट साइड की मैं ये डेट एक साथ ही पहले लिख देता हूं। ये हमने यहाँ पे जो है ये डेट डाल दी, ये पेमेंट की हमारे पास डेट आ गई। उसके बाद ये हमारे पास जो है इनके, ये हमने पेमेंट्स किए इनमें, और ये हमने चेक के थ्रू कर लिया। अब चेक हमारे पास है ये जनाब के 4848484801, ये हमारा चेक नंबर, सीरियल नंबर शुरू होगी। हमने पेमेंट करी फर्नीचर की, ये हमारा चेक नंबर है, ये चेक नंबर है, तो ये चेक नंबर है और ये इनके अमाउंट है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ, पहले अमाउंट भी लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा काम आसान हो जाए हमारा। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब चेक नंबर डालने में कोई मुश्किल नहीं है। अब हमने यहाँ पे फिर चेक लिखा 484802, फिर उसके बाद हमारे पास 484803, फिर उसके बाद 484804, फिर उसके बाद 484805, फिर उसके बाद 484806, फिर 484807, फिर 484808। अब आप देखिए ये तमाम चीजें आपने लिखा है, ये आपकी सेल, इनके चेक नंबर मुख्तलिफ थे, लेकिन आपने जो चेक इशू किए, यानी कि फर्नीचर वाले को चेक दिया, मशीनरी एंड इक्विपमेंट खरीदी उसको चेक दिया, फर्नीचर वाले को चेक दिया, मशीनरी एंड इक्विपमेंट वाले को चेक दिया, स्टेशनरी वाले को चेक दिया, पोस्टेज वाले को चेक दिया, फ्यूल के पैसे का चेक दिया, फ्यूल के पैसे का चेक दिया, ये आपने तमाम पेमेंट की हैं, ये आपने तमाम पेमेंट की है चेक के थ्रू। तो आपने देखा कि आपके चेक सीरियल नंबर है, चेकों की सीरियल नंबर है और इन चेकों की सीरियल नंबर नहीं है। अब हम इसका निकालते हैं बैलेंस, कैश एट बैंक निकालते हैं। कैश एट बैंक निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो हम इसको, ये हमने यहाँ लिखा और फिर इसी को हमने प्लस किया, ये यहाँ जाएगा, इसका तरीकेकार है, ये यहाँ आ गया और इसका टोटल हमने यहाँ किया, ये टोटल पेमेंट हो गई। अब हमारे पास कितना पैसा बचा, यहाँ पे हम लिखेंगे और इसको, ये टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल पेमेंट, ये टोटल पेमेंट। तो ये हमारे पास डेट 31/1/019 और ये हमारे पास हो गया कैश एट बैंक, कैश एट बैंक जिसे हम कहते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक और बैंक रिकंसिलिएशन में हम बोलते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये होता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये देख लें, ये कहलाता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और ये कहलाता है बैलेंस एज पर कैश बुक। ये क्या कहलाता है, बैलेंस एज पर कैश बुक ये कहलाता है। भाई दोबारा समझ लें, बैलेंस एज पर कैश बुक ये कहलाता है और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये कहलाता है। अब ये हमारी कैश बुक हो गया, ये तमाम हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना, ये बैंक स्टेटमेंट है, ये बैंक स्टेटमेंट आ गई हमारे पास। अब रिसिप्ट साइड का जो ताल्लुक होता है, वो रिसिप्ट साइड का कैश बुक की रिसिप्ट, ये हम लिख रहे होते हैं, हम अकाउंटेंट हैं, ये हम लिख रहे होते हैं, ये बैंक वाले हैं, ये बैंक वाले हैं, ये कैश बुक हम लिखते हैं और ये बैंक स्टेटमेंट बैंक वाले लिखते हैं। तो जो रिसिप्ट साइड होती है उसका ताल्लुक क्रेडिट साइड से होता है और जो पेमेंट साइड होती है उसका ताल्लुक बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड से होता है। फिर सुन लें, जो कैश बुक की रिसिप्ट साइड होती है उसका ताल्लुक बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड से होता है और जो पेमेंट साइड होती है उसका ताल्लुक बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड से होता है। अब हमें ट्रेस करना है कि आया हमने जो पेमेंट्स की थी उसमें से कौन कौन पैसे लेके बैंक में चला गया, बैंक से चेक नंबर को मैच कर लें। अब कौन कौन से, इसमें कई तरीके, जैसे मिसाल के तौर पे ये चेक है 48, ये बैंक से पैसे लेके चला गया, मैं
इसको ऐसा करता हूँ कलर दे देता हूँ, या इसको हम एरो भी दे सकते हैं। इसको मैं कलर दे देता हूँ, ऐसा कर लेते हैं हम, इसको रेड कलर दे दिया मैंने, ये रेड कलर दे दिया, और ये इसको भी रेड कलर दे दें ताकि पता चल गया हाँ भाई ये पैसे लेके जा चुके हैं, ये हमारा पैसे ले गया। फिर ये भी हमारे पास 05 ये भी पैसे ले गया, तो 05 ये रहा, ये भी पैसे लेके चला गया हमारे पास से। फिर उसके बाद ये वाला चेक है 8080, ये भी पैसे लेके चला गया, 80 ये भी पैसे लेके चला गया। यानी कि हमने ये चेक इशू किए थे, उसमें से 1 2 3 बैंक में प्रेजेंट हो गए और वो पैसे लेके चले गए, और जिन पे यहां निशान नहीं है वो हमारे अनप्रेजेंट चेक हैं। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे कि आपने ये इसको देख लें, क्रेडिट साइड को देख लें। सबसे पहले आप निशान लगाइएगा बैंक स्टेटमेंट को, फिर यहां लगाइएगा। अब इसमें आपने यहां देखा कि ये जो है ये हमारे पैसे ले गए। इसको एक काम ये करते हैं, इसको हम कलर दूसरा दे देते हैं। ये हमारे क्रेडिट साइड के, तो इसको मैं कलर दे देता हूं येलो नहीं, ये ग्रीन सही रहेगा। ये हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, तो अब हमें देखना पड़ेगा ये 9595647 ये रहा, ये हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, ठीक है भाई। फिर उसके बाद हमारे पास ये 10 इसमें भी पैसे आ गए, ये वाला यहाँ पे चेक नंबर 87510123 है, कोई चेक इसके अंदर नहीं है। अच्छा भाई किधर है? अच्छा ये मिस हो गया था, तो ये कौन सी तारीख को मिस हुआ है? 5 को मिस हुआ है यहाँ पे। तो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं, ऐसा करते हैं कि इसको हम नीचे एंट्री दे देता हूं मैं इसकी, डेट 5 और सेल चेक नंबर है 87510, ये आ गया, और इसका अमाउंट है 2511। क्या इसका 1234 अब देखिए ये चेंज हो गया ना, ये अब हमारा जब ये चेक हो गया, तो अब इसको भी आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ये भी हमारा क्लियर हो गया। यानी कि हमें चेक मिले थे 1 2 3 4 5 6, वो हमने बैंक में जमा करवाया, इससे बैंक में से हमारे अकाउंट में 2 में पैसे आए, बाकी में नहीं आए। अच्छा एक हमारे पास और ये चेक से 6000 का, ये भी हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पर ये 6000 और ये हमने 6000, ये हमारा ये भी, यानी कि हमारे 6 चेक्स हमने बैंक में जमा करवाए थे, हमारे पास 6 चेक्स आए, जमा करवाए थे हमने बैंक में, लेकिन उसमें 3 में पैसे आ गए, ये 3 में पैसे आए, बकाया में नहीं आए। अब अगर हम बैंक रिकंसिलेशन करते हैं, बैंक रिकंसिलेशन अगर मैं कोशिश करता हूं यही अगर हम कर देते हैं बैंक रिकंसिलेशन, तो जैसे कि मिसाल के तौर पे बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बैलेंस एज पर कैश बुक, ये वाला बैलेंस हमने उठा के यहां रख दिया, ये बैलेंस एज पर कैश बुक ये यहां रख दिया, 74187 यहां आ गया। अब उसके बाद हमने लिखा जनाब उसके बाद हमने लिख दिया यहां पे 8 अनप्रेजेंट चेक कौन से कराएंगे? ये जिन पे निशान नहीं है, ये आपने यहां लिखा पैस, ये 7000 रुपए है। फिर उसके बाद ये है, ये आपका अनप्रेजेंट चेक है, इसका अमाउंट 4000 रुपए है, ये 4000 रुपए आपने यहां लिख दिया। फिर उसके बाद ये चेक है, और इसका अमाउंट 9000 है, आपने 9000 यहां लिख दिया। फिर उसके बाद ये 2 चेक्स हैं, ये हमारे अनप्रेजेंट हैं अभी तक, और इनका अमाउंट ये 2 है। ये हमारा जो है टेस्ट, और इसका अमाउंट 1800 रुपए, ये 1800 रुपए यहां आ गया।
फिर उसके बाद एक चेक ये भी है, पैसे इसका अमाउंट है 1840, वो यहां आ गया। आपने देखा कि अनप्रेजेंट चेक हमने कहां से, कैश बुक से उठा के हमने यहां रख दिए। ये टोटल हमारे अनप्रेजेंट चेक हो गए, ये टोटल हमारे अनप्रेजेंट चेक हो जाएंगे, ये हमारे अनप्रेजेंट चेक हो गए। या बल्कि इसको यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, हम इसको यहाँ से उठा के इधर रख देते हैं ताकि काम करने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा ये आ गया। एड अनप्रेजेंट चेक ये आ गया। अच्छा, ये जो मैंने फर्नीचर आपको सिर्फ चेक नंबर लिखना चाहिए और डेट डाल दें। मैंने तो फिलहाल इसको लिख दिया, ये कॉपी किया, तो ये सब आ गए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे लेस अनकलेक्टेड चेक्स। ये वो चेक्स हैं जो हमें मिले और हमने बैंक में जमा करवा दिए, लेकिन सिर्फ हमारे अकाउंट में ये 3 पैसे आए, बाकी अभी तक अनकलेक्टेड हैं, बाकी अभी अनकलेक्टेड हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास अनकलेक्टेड है, ये हमने यहां लिखा लेस अनकलेक्टेड में, और ये हमारे पास जो है अमाउंट है इसका 852, 852। फिर उसके बाद हमारे पास येलो चेक्स है और इसका अमाउंट है 4578। फिर उसके बाद हमारे पास ये है येलो चेक है 9568, आपने यहां लिखा 9568, ये आ गया। यानी कि ये हमारे अनकलेक्टेड चेक हो गए या अनक्रेडिट चेक हो गए, और ये हमारे अनप्रेजेंट चेक हो गए। आप चेक नंबर लिखिएगा, ये सेल फर्नीचर वगैरह नहीं लिखिएगा, मैंने तो थोड़ा काम को आसान करने के लिए लिख दिया है। अब इसको हम अगर टैली करते हैं, ये हमारा टोटल देखिए, बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा ये आ गया था। अब इसका हम टोटल करें पहले, ये टोटल हमारा यहां आ गया, और फिर उसके बाद इसका टोटल लेस अनकलेक्टेड का ये आ गया। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि प्लस बैलेंस पर कैश बुक, एड अनप्रेजेंट चेक और माइनस लेस अनकलेक्टेड चेक, ये आ गया हमारे पास ये, और ये देखें ये सेम आ गया हमारे पास, ये देखें ये सेम। तो यहां पे लिखेंगे आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट, ये टैली हो गया। अगर इसको इस तरह से और कर लें आप कि ये देखें, ये देखें ये टैली हो गया, ये हमारे पास, ये हमारा बैलेंस इस पर कैश बुक था, और ये हमारा ये देखें बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट, ये टैली हो गया। अब एक बात और याद रखिएगा, जिसको ये कैश बुक से बैंक रिकंसिलेशन करना आ गया ना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि आप इम्तिहान में बहुत जल्दी आप जो है इसको सोल्व कर देंगे। अब देखिए, ये इसी सवाल को हम लेते हैं कि एजुकेशनली तौर पे कैसे करते हैं, जो एजुकेशन में वो एग्जाम्पल 2 है, वो ये आगे आपके सामने मौजूद है, ये देखें। अब क्या कह रहा है, बैलेंस कैश बैलेंस के लें या कैश बुक बैलेंस के लें, 31 अमाउंट ये इसका। तो आप यहां पे लिख लें बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या अमाउंट है जनाब, ये रहा 7474187। ये मैं यही वाला सवाल हल कर रहा हूं, यही वाला सवाल एजुकेशन के तरीके से ये हल कर रहा हूं मैं यहां पे। अब आप यहां लिख दें 8 अनप्रेजेंट चेक। अनप्रेजेंट चेक कौन से जनाब, आपके आउटस्टैंडिंग चेक
अनप्रेजेंट चेक, अनपेड चेक एक ही बात है, ये आपके हैं, ये रहे। देखिए ये आपका चेक नंबर है जनाब 4848484801 और इसका अमाउंट है 484801 का 7000, ये 7000 ये आ गया। फिर उसके बाद है 4848484803, ये रहा 484803 का बैलेंस है 4000, ये 4000 आपका यहाँ आ गया। फिर उसके बाद है चेक नंबर 484804, अमाउंट है 9000, 484804 और 9000, ये 9000 आ गए। फिर उसके बाद है आपका चेक नंबर 6 484806 और 1800 रुपए है, 484806 और 1800 रुपए ये आ गया। फिर उसके बाद है 484807 484807 और अमाउंट है इसका 1840, ये 1840 ये आ गया यहाँ पर। अब उसके बाद आप यहाँ लिखिए लेस अनकलेक्टेड, लेस अनकलेक्टेड चेक। लेस अनकलेक्टेड चेक में आपके पास देखिए क्या है, लेस अनक्रेडिट चेक भी कहते हैं, अनकलेक्टेड चेक भी, अनकलेक्टेबल चेक भी कहते हैं। अब चेक नंबर ये 32564 32564, इसका अमाउंट जनाब कितना है 852, ये 852 आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद है आपका चेक नंबर है 96521 और अमाउंट है इसका ये 4578 ये आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद ये है चेक नंबर है यारा, चेक नंबर है 74120 और इसका नंबर है 9568 ये आपने यहाँ लिख दिया। अब इसको आप उसी तरह से कर लेते हैं, हम इसको यहाँ पर रख देते हैं टेक्स्ट, और ये अब इसका अगर हम टोटल करते हैं जनाब, इसका टोटल हमने यहाँ से किया, ये टोटल हो गया और इसका टोटल किया हमने यहाँ पे, ये टोटल हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस अनप्रेजेंट चेक लेस अनकलेक्टेड चेक, ये तो देख लें यही आ गया, इसका बैलेंस ये लिखा हुआ है, देखें ये रहा, ये आ रहा है, ये नजर आपको, देखें ये बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये आंसर आ गया। ये देखिए बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बिल्कुल आप देख लें कि जो आपने काम पीछे किया यही देख लें, ये जो काम किया देख लें, यही वाला आंसर आ रहा था आपका, यही देखिए मैच कर गया था ये वाला, ये देखिए ये भी मैच कर गया, ये मैच कर गया, वही है 82829, इसमें भी देख लें 82829 ये आपका जो है ये आपका बैंक रिकंसिलेशन है। तो पहले आपको थोड़ा सा ये बेसिक आ जाएगी तो फिर आप बड़े बड़े सॉल्व कर सकते हैं। मैंने खुद आज आसान सा दिया है, एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3 में देख लें आप। अब एग्जाम्पल 3 के अंदर जो है मेरे ख्याल से ये मैं जो है कल समझाऊं आपको, तो या चलें हम इसको कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये इसमें सिर्फ इतना फर्क है, बैंक स्टेटमेंट में ये बैंक स्टेटमेंट है, ये बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट में बैंक वालों ने सर्विस चार्जेस डिडक्शंस कर लिए और आपके अकाउंट में किसी ने 600 रुपए जमा करवा दिए। अब इसका तरीकेकार क्या है, इसको प्रोफेशनल लेवल पे हम लेते हैं, इसको इसी तरह से ले लेता हूं मैं, यानी कि यही चीज उठा लेते हैं, यही हमारी चीजें हैं, ऐसी की ऐसे ये जो है पूरे का पूरा मैं इसको उठा लेता हूं यहां से और इसको हमने यहां पे रख दिया, ऐसी की ऐसी आ गया। अब जो है हमारे पास जो फर्क पड़ेगा सिर्फ थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अब आप देखें कि बैंक ने सर्विस चार्जेस डिडक्शंस कर लिए। अब जो सर्विस चार्जेस डिडक्शन करिए 11 तारीख को, तो आप एज ए अकाउंटेंट आप इसको यहां लिखेंगे
आप यहां लिखेंगे, डेट डालेंगे आप इसकी 31/1/019 और आप लिखेंगे सर्विस चार्जेस, सर्विस चार्जेस अमाउंट 60 रुपीज, क्योंकि पेमेंट हुई है और ये आपके अकाउंट में पैसा आया है। डेट इसकी 31 ही रहेगी, ये याद रखिए 31 तारीख। कोई भी काम यानी कि जो रहेगी एंट्री वो महीने की आखिरी डेट में डाल दें। अब उसके बाद ये 600 रुपए आपके अकाउंट में किसी ने जमा करा दिए, कैश जमा हुआ है और कैश आया या चेक आया है, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। ये भी सेल लिख दी हमने, सेल लिख के और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया 600 रुपए हमने यहाँ लिख दिया। यानी कि अगर बैंक कोई सी भी चीज डिडक्शंस कर ले तो वो आपको यहाँ लिखना लाजमी है, चाहे वो सर्विस चार्ज है या विद होल्डिंग टैक्स है या ज़कात है। जो चीज भी डिडक्शंस करेगी, एक एंट्री 1000 एंट्रियां बनवाती है। अब बैंक ने सर्विस चार्जेस काटा, इसकी वजह नॉट सफिशिएंट फंड होता या कोई दूसरी चीज काट लेती, आपको यही लिखना था। और बैंक ने 600 रुपए लाया, अगर ये और बहुत सारे पैसे लाता तो आपको यही लिखना था और डेट आप 31 डाल दें। अब इसका नया कैश इन हैंड निकाल लेते हैं। इसका हम नया कैश इन हैंड निकालते हैं। ये आ गया यहाँ पे और ये यहाँ पे आ गया और इसका टोटल आपका यहाँ आ गया और ये हमने इसका कैश हैंड कैश एट बैंक निकाल देंगे इसका। तो अब हमारे पास इसका कैश बैलेंस है इस पर 31/1/019 बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये आपका सिर्फ फर्क कितना होगा इसके अंदर, आपने देखिए हम इसी को उठा लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को मैं ले लेता हूं, इसको उठाता हूं, इसको मैं यहां से ले लेता हूं। ये देखें और इसको हम यहां अप्लाई करते हैं क्योंकि वही चीज है ये एच। ये मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए इसमें सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ आप देखें कि ये तब भी टैली हो जाएगा इंशाल्लाह। सिर्फ इसके अंदर आपको ये कैश इन हैंड यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा 74727। ये देख लें, ये वाला और ये वाला भी बैलेंस हो गया। ये देख लें, ये देख लें, देखें ये भी टैली हो गया क्योंकि इसका कैश इन हैंड चेंज हो गया था। और अगर अब इसमें एक सिचुएशन हो गई, मैं थोड़ा सा पहले इसको छोटा करूंगा आप लोगों के लिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए। रो आई छोटा कर लेते हैं, 16 की जगह हम इसको कर देते हैं 14। चलो ठीक है। अब इसमें एक चीज आप देखें कि मैं जो बैंक ने डिडक्शंस कर लिया था मैंने यहाँ शो करा दिया, अकाउंट फॉर कर लिया। ये बैंक में पैसा आया था वो मैंने यहाँ कर लिया। अगर मैं यहां पे नहीं लिखता, इसको मैं यहां पे डिलीट कर देता हूं, ये 600 रुपए भी डिलीट कर दिए, ये 60 रुपए यहां पे डिलीट कर दिए, फिर कैश इन हैंड चेंज हो गया। देख लें ये पहले वाला कैश इन हैंड हो गया, तो आप पहले वाला कैश इन हैंड यहां रख दें 74187। ठीक है, लेकिन देखिए फर्क आ रहा है। अब इसका एक दूसरा तरीका ये होगा कि आप यहां पे लिखेंगे आप यहां लिखें लेस बैंक चार्जेस, ये 60 रुपए और फिर यहां लिखें 8 बैंक कलेक्शन, कितने 600 रुपए। 600 रुपए आप यहां लिखें। जब आपने ये लिख दिया, आप इस टोटल में से अब यहां पे आप लिखेंगे प्लस ये और माइनस ये और फिर प्लस ये 600 रुपए। आप देखें फिर ये बराबर हो गया बैलेंस आपका, ये भी बराबर हो गया, ये भी तरीकेकार होता है। ये देखें वो ये वापस आंसर आ गया। ये देख लें आप भले, ये देखिए वापस आंसर वही सेम हो गया। अगर जो बैंक ने डिडक्शंस करी है और जो बैंक में पैसा आया है, अगर आप यहां शो करा देते हैं
तो फिर जो है आपको यहां लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप और तरीकेकार भी यही है प्रोफेशनल का, जो बैंक ने डिडक्शन कर लिया ये आ गया उसको यहां शो करा दें। अब फिर वापस हम उसी पे चले जाते हैं कि भाई मैं 60 रुपए यहां लिख देता हूं और 600 रुपए जो है 600 रुपए वापिस मैंने यही लिख दिए और कैश लाइन वापस चेंज हो गया। ये देखिए कैश लाइन लिया गया, ये कैश लाइन में यहां लिखूंगा 7 ये लिख दिया। अब फिर देखिए कैश लाइन फर्क आ गया हमारा, ये अब नहीं आ रहा है, ये देखिए नहीं आ रहा है। ये इसलिए नहीं आ रहा है कि हमने डबल एंट्री हो रही है, यहां भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया, लिहाजा आपको ये यहां से हटाना पड़ेंगे। ये हटा दें, ये देखें बराबर हो गया 83369 83369। यही प्रोफेशनल तरीका है डियर स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है आज का काम आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में कल नहीं परसों जब लूंगा तो उसमें आपको मजीद और बड़ा बैंक रिकंसिलिएशन समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी इस पे ग्रिप आ जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।